हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि हम ये वीडियो तो बिल्कुल बनाने वाले नहीं थे, क्योंकि ये खुद ऐसा सब्जेक्ट है ना तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और ना ही इसका इतना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अकॉर्डिंग टू मी इतना यूज़ होने वाला है। तो हम इसको न तो अच्छे से पढ़े हैं और न ही इसको मतलब मुझे समझाने की इतना एबिलिटी है कि मैं इसे समझा सकूं। लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट आ गए कि मुझे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट रिवीजन टॉपिक इसको तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसी वीडियो में मतलब इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव है कि जैसे हमने जब सीटी दिया था तो कम से कम सीटी के टाइम तो हमने पढ़ा था, तो उससे और जो क्वांटम और जो भी प्रीवियस ईयर है उसको एनालाइज करके हम आपको एकदम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हम देखिए सभी चैप्टर देख सकते हैं, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर चैप्टर से हमने 5 से 6 टॉपिक को ऐसा चूज किया कि जिसको आप अगर तैयार करके जाते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि हम भी यही तैयार करके जाने वाले हैं। अगर सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप 40 प्लस इसमें ना लाएं। हम भी यही करने वाले हैं, देखिए कितना ला पाते हैं। मैं तो इसमें अगर 35 प्लस भी आ जाए, मेरा 35 में 50% भी अगर नंबर आ जाए तो मैं बहुत ही खुश रहूँगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम पढ़ के करेंगे क्या, मतलब हमें नहीं लगता कि कोई मोटिव भी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, अगर आपके कॉलेज में एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन है, तो ना ही आपके गेट की मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ये इंपॉर्टेंट है। गेट में भी शायद ये नहीं आता है। मैं तो गेट का उतना प्रिपरेशन करता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है ये नहीं आता है। और ना तो मेरे जो मैं जेई लेवल का एसएससी जेई जो है रेलवे जेई जिस भी एग्ज़ाम का मैं प्रिपरेशन करता हूँ उसमें आता है। तो चलिए इसके मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो यूनिट है, यूनिट नंबर अगर यूनिट नंबर अगर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट सेकेंड को छोड़ो, सबसे पहले उल्टा चलो, 5 4 3 2 1। मतलब इसमें अगर उल्टे चलोगे तो सबसे आसान लगेगा आपको। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे को तो फिर से कह रहा हूँ, मेरे को बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आप लोगों के कमेंट के कारण मुझे बनाना पड़ा। और मुझे लगता है कि इस पर 100 व्यूज़ भी नहीं जाने वाले हैं। ये मेरा जो आप देख सकते हैं, ये पीपीटी बनाने में मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए, क्योंकि सभी क्वेश्चन को छांटना, उसके बाद एक क्वेश्चन को लिखना, इसमें बहुत टाइम लग गया। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले देखिए, हम यूनिट नंबर अगर 5 की बात करें तो सबसे आसान यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में केवल और केवल आपको 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, जो 5 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करके चले जाते हैं, और सबसे छोटा मतलब टॉपिक मतलब यूनिट होने वाला है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसमें भी 4 से 5 ही क्वेश्चन है, और उसके बाद यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 1 आने वाले हैं। चलिए सभी क्वेश्चन को बताते हैं, और जितने हम क्वेश्चन को बताते हैं इतना क्वेश्चन मैं भी पढ़ने वाला हूँ। अगर आप भी पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली 30 प्लस या 40 प्लस से कम तो आने नहीं वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले आप ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीडीएम। देखिए टीडीएम का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम विथ एक्सप्लेन वेरीफाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब आता ही आता है, और देर इज़ मच मोर चांस कि ये टीडीएम आपसे या तो मतलब 1 नंबर में, 1 2 नंबर में तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन 7 नंबर में पूछता है। जो क्वेश्चन को हमने हाईलाइट बोल्ड किया है वो क्वेश्चन को आज छोड़ नहीं सकते। इसको कुछ भी हो, जो T1 सिस्टम है ना, टीडीएम फॉर T1 सिस्टम नीट एंड क्लीन डायग्राम से मतलब टेक्निकल नोट्स लिखिए। ये हर साल मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है, और मतलब हमने क्वांटम से भी एनालाइज किया है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस क्वेश्चन को 5वां यूनिट से बिल्कुल मत छोड़िए। उसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है कि जो आपका ब्लॉक डायग्राम है टीडीएम, वही हायरार्की मेथड है। इसको भी आप मतलब टीडीएम में जो मतलब T1 मेथड है, T1 कैरियर, टीडीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। और केवल एक ही टॉपिक, अगर एक टॉपिक आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आप कोई भी मतलब जो भी आए, अगर आपको टीडीएम समझ में आएगा तो सभी क्वेश्चन में वही लिखो, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद अगर चौथे क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आएगा व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। ये जो है अनदर टॉपिक है। और इन्फॉर्मेशन कैसे मेजर किया जाता है, मतलब इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आप बुक निकालेंगे या क्वांटम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से 7 नंबर 110% मुझे लगता है कि आना ही आना है। क्योंकि देखिए 2 न्यूमेरिकल होता है, शेनन हार्टले, और जो होता है इसमें एंट्रोपी क्या होता है, मतलब एफिशिएंसी क्या होता है, सब निकालना होता है। तो शेनन जो हार्टले है, इससे आपको एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी निकालना होगा, एफिशिएंसी निकालना होगा, कोई बिट कोड दिया रहेगा, और एक हफमैन कोडिंग है। तो ये दोनों कोडिंग को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। इसे 5 नंबर का मतलब 7 नंबर का न्यूमेरिकल 99% आएगा ही आएगा, हर साल आता है। अगर नहीं आएगा तो शेनन हार्टले का प्रोसेस पूछेगा। तो 5वें यूनिट में बस आपको 5 ही क्वेश्चन पढ़ना है। पहला टीडीएम पढ़ लो, आप टीडीएम पढ़ लो। टीडीएम के नीट एंड क्लीन मतलब देखो, डायग्राम अगर कुछ नहीं आता है ना, डायग्राम तो रट ही लो, डायग्राम सही होना चाहिए। डायग्राम रटने के बाद उसके कंटेंट में कुछ भी लिखो उसके बारे में, आपको नंबर तो मिलेगा ही। यही काम हम भी करेंगे, देखते हैं मेरा क्या होता है। मैं तो 35 नंबर से भी खुश रहूँगा, लेकिन 35 ही तो नहीं पढ़ूंगा, अगर अच्छा नंबर आ जाए तो सही है।
तो उसके बाद चौथा चैप्टर जैसे ही अपने पांचवा यूनिट कवर किया, अगर फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट फिफ्थ यूनिट से भी आसान है। केवल इसमें क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन द वेव फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। देखिए केवल और केवल क्या करना है आपको, डिजिटल मॉड्यूलेशन में 3 चीज़ आपको याद करना है। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी यूट्यूब उठाओ, यूट्यूब वीडियो पे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज शिफ्टिंग, और मतलब 3 टाइप के आपको होते हैं, 3 टाइप के आपके दो डिजिटल क्या बोलते हैं, ये जो मॉड्यूलेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। देखो हमने हाईलाइट भी किया है, ASK एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, और पल्स या फेज शिफ्टिंग की। ये तीनों का डायग्राम, जनरेशन, डिटेक्शन, सब चीज़ आप आज ही लिख डालो, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 110% आएगा। इस क्वेश्चन मतलब 7 नंबर तो यहाँ से बिल्कुल फिक्स है, और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ASK, FSK, PSK क्या होता है वही हमने लिखा है कि जनरेशन एंड डिटेक्शन, तीनों के लिख डालो, क्योंकि बस 3 ही है। उसके बाद देखो आप तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो वही कंपैरिजन करना है। तीनों में कंपैरिजन क्या है, देखो सबसे पहले आप ASK का जनरेशन डिटेक्शन, उसके बाद कंपैरिजन क्या होता है, और मतलब इसमें यही है, इनके सभी जो भी हैं डायग्राम ये तीनों रख डालो। केवल 3 चीज़ देखो ना, चौथे चैप्टर में केवल 3 चीज़, ASK, FSK और PSK। इसके यूट्यूब उठाओ, यूट्यूब पे ये तीनों टॉपिक डालो, इसके जनरेशन, डिटेक्शन और इसके ब्लॉक डायग्राम, और इन तीनों में कंपेरिजन, तो आपका यूनिट नंबर 4 भी बिल्कुल खत्म। उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की बात करें, यूनिट नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है फोर्थ और फिफ्थ से, लेकिन ये भी बहुत ही आसान है। देखो यूनिट नंबर 3 में क्या करना है, सबसे पहले सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है। सैम्पलिंग थ्योरम, इसकी सभी के मैं जितना भी कह रहा हूँ आपको डायग्राम तो आने ही चाहिए। अगर नंबर लाना है तो डायग्राम में कोई भी आप मतलब चापलूसी या मतलब कोई भी क्या कह सकते हैं, मतलब उसको नहीं बोल सकते हैं। डायग्राम तो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। देखिए यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, मतलब एक ही जैसा होता है। आपको इनका जनरेशन एंड डिटेक्शन तो आपको आना ही चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो क्वांटाइजेशन है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन एंड क्वांटाइजेशन कैसे मतलब डन किया जाता है, इसके ब्लॉक डायग्राम और इसके सर्किट डायग्राम बिल्कुल आपको आना चाहिए। और उसके बाद पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, ये 2 टॉपिक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इनके डायग्राम बिल्कुल आने चाहिए। चौथा क्वेश्चन भी हमने बताया, जो भी क्वेश्चन हमने लिया है बिल्कुल बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो बिल्कुल अगले जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मैं कंपेरिजन कराऊंगा, फिर इसका भी हम पेपर का मतलब एनालिसिस करेंगे, और देखना इसमें से बिल्कुल हम कह सकते हैं 60 to 70% इसी में से क्वेश्चन आने ही आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से देगा, बिल्कुल यहीं से देगा। उसके बाद हम बात करें, देखो ये भी आप छोड़ना मत, राइट द शॉर्ट्स नोट ऑफ डेल्टा एंड मतलब डेल्टा मॉड्यूलेशन और एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन में कुछ मतलब ड्रॉबैक होते हैं, उस ड्रॉबैक को इंप्रूव करता है एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो यही मतलब यहाँ से यही है बस, केवल और केवल डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है, टेक्निक, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है, इनके बीच में मतलब इंपॉर्टेंट, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और व्हाट इज द रोल ऑफ इक्वलाइजर एंड एक्सप्लेन नॉर्मल राइज मतलब इक्वलाइजेशन। तो इस चैप्टर में कुछ मत करो, और कुछ नहीं आ रहा तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेल्टा डेल्टा एडाप्टिव मॉड्यूलेशन, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस याद कर लो, और सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है, और पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, फिर क्वांटाइजन क्या होता है, बस इतना देख लो। जो भी हम टॉपिक दे रहे हैं आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, या मतलब यही कहना चाहेंगे कि सभी के यूट्यूब से सभी जो भी हमने दिया है इसके मतलब कॉपी करो, और यूट्यूब से हर एक मतलब जो भी टॉपिक है उसका कम से कम डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बना लो, रट लो डायग्राम को, अभी 1 दिन है, और इतने से तो आपको कुछ भी उसमें लिखो आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। लेकिन अगर आप डायग्राम याद नहीं कर पाते हैं तो भूल जाइए कि आप इसमें मतलब अच्छा नंबर लाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर यूनिट बात करें, सेकंड नंबर यूनिट भी उतना कम्प्लेक्स नहीं है जितना फर्स्ट यूनिट कम्प्लेक्स है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट यूनिट अगर आप पढ़ेंगे तो सही है, नहीं तो थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ और सेकंड आप अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में एंगल मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखो ये जरूर आता है डिफरेंस, जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है मतलब जो कंपेयर बिटवीन द नैरो विड्थ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें जरूर से जरूर आता है। तो भैया इसको मत छोड़ना, मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल इसको देख लेना। उसके राइट द शॉर्ट नोट ऑफ बैंड विथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब बैंड विथ क्या होता है जरूर देख लेना, सबके बैंड विथ आते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के खासकर आते हैं, इसको देख लेना। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ परफॉर्मेंस कंपेरिजन ऑफ, मतलब जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस देख लेना, जरूर देख लेना। देखो जो भी टॉपिक मैंने लिया है ये टॉपिक को बहुत एनालिसिस करने के बाद दिया हूँ, ऐसे नहीं दिया हूँ क्योंकि मैं भी यही पढ़ने वाला हूँ। और व्हाट इज़ द मतलब प्रिंसिपल एंगस्ट्रॉम मेथड फॉर जनरेशन ऑफ एफएम, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसको एंगस्ट्रॉम मेथड से कैसे मतलब हम इसको जनरेट करते हैं, ये जरूर देख लेना। अगर नहीं भी देखोगे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आएगा एग्जाम में, जो मुझे लगता है कि आएगा। तो
तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक्सप्लेन द वर्किंग बैलेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो ये आता भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको आप ये दोनों जो हैं टॉपिक अगर छोड़ भी सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आता ही आता है। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन और ये जो फोस्टर सीलेट डिस्क्रिमिनेशन है, इसके मतलब जब पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आता तो मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन और जो टॉपिक है जो ऊपर हमने बताएंगे स्ट्रॉम वाला, ये जो हमने बताया ये चारों एंगल मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये तो इतना तो मैं पढ़ के जाऊँगा और सबके डायग्राम तो मैं रट के जाऊँगा, क्योंकि रटना है भैया। देखो इसका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आने वाला है। केवल इतना रटो कि आप एग्जाम में इसे कर लो, इतना ही रटना चाहिए कि बस एग्जाम तक याद रहो, उसका भूल भी जाओ कोई बात नहीं। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ नॉइज सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये जरूर पढ़ लेना कि नॉइज कितने टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल नॉइज डिफरेंस, जहाँ भी डिफरेंस आए भैया मैं बार बार कह रहा हूँ उसको मत छोड़ना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल नॉइज क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है, इसको आप देख लेना। अब चलते हैं लास्ट यूनिट, मतलब हमारे अकॉर्डिंग लास्ट यूनिट है और सबसे कठिन, मतलब अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही कम्प्लेक्स यूनिट है। तो सबसे पहले देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बहुत ही आसान है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है देख लेना, रिसीवर लगा होता है और उनके डायग्राम देख लेना, ये भी आता है, तो ये भी चांसेस हैं पहला क्वेश्चन आ सकता है। वाट इन मॉड्यूलेशन क्या होता है एंड वाई मॉड्यूलेशन इज नीडेड, ये भी देख लेना। उसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो दो टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा अगर बना सकते हो, अगर आप याद कर सकते हो, व्हाट इज डबल साइडेड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होता है और ये सिंगल, देखो यहाँ पे एक होता है डबल साइडेड बैंड और एक सिंगल साइडेड बैंड। ये सिंगल साइडेड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जब पढ़ोगे समझ में आएगा। यहाँ पे डबल साइडेड बैंड, अगर ये 5 4 5 6 ये पहला टॉपिक जो पहला यूनिट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका चौथा पांचवा छठवां क्वेश्चन है। चौथा पांचवा छठवां क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। डीएसबी एसबी मॉड्यूलेटर क्या होता है, इसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस मॉड्यूलेशन रिंग मॉड्यूलेटर, ये आता ही आता है। तो इसमें डीएसबी एसबी और एएसबी मतलब जो डबल साइडेड बैंड है और जो सिंगल साइडेड बैंड है, अगर कुछ ना है तो इसके जनरेशन डिटेक्शन क्या होता है, इतना तो आप पढ़ के जाओ और ऑब्वियसली पढ़ के जाते हो। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी मत छोड़ना, जो बीएसबी मॉड्यूलेशन है। इसको वर्सेटाइल में भी मुझे याद नहीं आ रहा है फुल फॉर्म, आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मत छोड़ना, इसे कम से कम देख लेना। इसके डायग्राम कैसे बनते हैं, जनरेशन कैसे होता है, डिटेक्शन कैसे होता है। और उसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट, देखो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, ये मतलब बहुत टाइम से आता है, तो इसको आप छोड़ना मत। और लास्ट में डिफरेंस हमने बोला, जितने भी डिफरेंस आते हैं उसको जरूर देख लेना। टीआरएफ रिसीवर और सुपर हेट्रोडाइन में क्या अंतर है, मतलब जो सुपर हेट्रोडाइन में जो ड्रॉबैक होता है उसको टीआरएफ से हम उससे अच्छा मतलब इंप्रूव करते हैं। तो इस अगर पहले यूनिट की हम बात करें तो पहले यूनिट में देखो जो भी हमने क्वेश्चन लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 सुपर हेट्रोडाइन, और ये जो है डीएसबी एसबी मतलब जो भी है डबल साइडेड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अगर ये क्वेश्चन मतलब जो पांचवा छठवां है और आठवां अगर आप पढ़ लेते हो और पहला तो आप ही पढ़ ही लोगे, तो अगर इतना आप कर लेते हो तो 100% हम कह सकते हैं जो भी हमने टॉपिक बताया, लास्ट डे रिवीजन टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, अगर इतना करके जाते हो, अभी मत कहना अगर जितना हमने टॉपिक बताया इतना करना ही पड़ेगा, इसके सभी के डायग्राम रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। अगर इतना करके जाते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस दिन पेपर आएगा उस दिन पेपर का एनालिसिस करेंगे, 60 to 70% आपका एग्जाम का क्वेश्चन इसी में से होगा। जो आपने न्यूमेरिकल बोला है लास्ट में, वो न्यूमेरिकल जो भी है मतलब लास्ट 50 मिनट वो आप करके जाना, ऑब्वियसली आप अच्छा स्कोर करोगे। तो बस इतना ही, इतना प्रेशर मत लो, अच्छे से करो। और मुझे लगता है कि इस पर 100 भी व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, मेरा व्यर्थ हो रहा है वीडियो बनाना, लेकिन कोई नहीं, मैंने बनाया, मैं भी पढ़ूंगा, मेरा भी इससे फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ लास्टली मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो यही कहूँगा, लास्ट में कहता हूँ बार बार कि प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।